आज भी उस मोड़ पर खड़ी हूँ। मेरे सामने 14 साल का लड़का जिसे मैं कल तक भाई समझती थी, और आज इन निगाहों से मुझे देख रहा है। दिल चाहता है जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बेबसी की सरहद पर हूँ। मुझे अपना आप उसके हवाले हर सूरत करना ही करना है, चाहे मैं रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनेगा। मैं 28 साल की हूँ और वो मुझसे आधी उम्र यानी 14 साल का है। वो मुझे देख रहा है और मैं अपने अंदर नामालूम कितनी जंगें लड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ हर मुहासे शिकस्त खाकर मुझे उसी के हुक्म पर सर झुकाना पड़ेगा, मगर क्यों? इस क्यों के जवाब के लिए आपको मेरी कहानी सुनना पड़ेगी। मुझे बताइएगा कि कसूर किसका था। मेरा नाम बानो है। मैं एक कस्बा नुमा गाँव में रहती हूँ। जब मैं जवान हुई तो मेरे अब्बू को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। शौकत हमारे ही गांव का गबरू जवान था और रिक्शा चलाता था। मैं चंद एक बार उसके रिक्शे में अपनी माँ के साथ बैठ चुकी थी। मैंने गौर किया कि वो सामने लगे शीशे से मेरी तरफ देखता है। औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नजर पहचानती है। मैंने शौकत की निगाहों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। फिर एक दिन उसकी माँ हमारे घर चली आई। उसकी गोद में 1.5 साल का गोल मटोल बच्चा था। बच्चे का नाम बरकत अली था और वो शौकत का छोटा भाई था। उसकी माँ ने बताया कि वो शौकत से पूरे 17 साल छोटा है। वो मनतों मुरादों के बाद पैदा हुआ है, इसलिए उसका नाम बरकत अली रखा गया है। लेकिन बरकत की पैदाइश के 2 माह बाद उसके वालिद की वफात हो गई। अब शौकत पढ़ाई छोड़कर घर का खर्चा पूरा करने के लिए रिक्शा चलाता है और शौकत के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी। मैं उस दिन बहुत खुश थी। हम गरीबों के घर मेहनत कश का रिश्ता आना भी किसी नेमत से कम नहीं होता। सबसे अहम बात यह थी कि शौकत के गांव के चौधरियों के यहाँ भी बड़ी इज्जत थी और मैं भी अपनी सहेली से इतराई इतराई फिरती थी। फिर वो दिन आ गया जब शौकत मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। उसका घर भी हमारे घर की तरह छोटा था, मगर मैं समझती थी कि जिस जगह पे मोहब्बत हो वहाँ पर सब सानवी हो जाता है। पहली रात जिसके बारे में लड़कियां बहुत ख्वाब देखती हैं, उस रात मेरा 14 साला देवर ही मेरा शोहर बन बैठा। मैंने भी उस रात के बारे में बहुत सोचा था। मैं बेहद खुश थी, लेकिन मेरी खुशी शायद चंद पलों की ही थी। बस एक पल और तमाम ख्वाहिशात और तमाम खुशियां मलयामेट हो चुकी थी। उस रात शौकत मेरे पास आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वो करीब हुआ मुझे उससे अजीब सी हमक महसूस हुई। उसकी आंखें लाल अंगारा के मानी थी और उसे कोई होश नहीं था कि वो क्या कह रहा है, उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत था। इसी नशे में उसने जिंदगी की अजियतनाक शुरुआत की थी। सुबह होने तक मुझे लगा मेरे अंदर की बानों की मौत हो गई है और ये जो बुत नजर आ रहा है वो सिर्फ दुनिया की खानापुरी के लिए है। वलीमे में मेरी सहेलियां मुझे मुंह दिखाई का तोहफा का पूछती रहीं और मैं मेकअप की तय के नीचे नीलो नील चेहरा लिए उनको झूठी मुस्कुराहट के साथ मुतमिन करती रही। उस दिन मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। इस बाब के हर वर्ग पर सिर्फ दुख ही दुख था। शौकत की अम्मा हमारी शादी के चंद माह बाद ही जिंदा रहीं और उनके जाने के बाद मैं बेहद तनहा हो गई। वहाँ पर 2.5 साल बरकत की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी। दूसरी जाने मैं भी उम्मीद से थी। शौकत का भी अपना ही चाल चलन था। वो सारा दिन रिक्शा चलाता और शाम को चौधरियों के डेरे पर चला जाता। वहाँ पर शराब कबाब की महफल जमती और वो रोज ही शराब के नशे में घर आता। जरा जरा सी बात पर मुझे दुत्कार कर रख देता। बरकत ने अब बातें करना शुरू कर दी। वो मुझसे बहुत अटैच था। उस रात मेरा 14 साला देवर ही मेरा शोहर बन बैठा, क्योंकि मैं बिल्कुल माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। अब जब शौकत मुझ पर हाथ उठाता तो अपनी कमजोर सी आवाज में नहीं नहीं कहता और आकर उसका हाथ रोकने की कोशिश करता। ऐसे में वो मुझे बहुत प्यारा लगता था। यूं लगता था जैसे मेरा उस तबके से आराम में कोई अपना है जो मुझे हर दुख हर परेशानी से बचाना चाहता है और मेरे जुल्म का बदला लेना चाहता है। फिर एक दिन शौकत मुझे मारकर अधमुआ करके खुद गालियां देता घर से चला गया। बरकत ने मुझे बेहोश देखा तो उसने साथ वाली हमसाई को बुला लिया। हमसाई ने मुझे इस हालत में देखा तो फौरन अस्पताल ले गई। उसी दिन मेरी बेटी हमना की पैदाइश हुई। हमना गोल मटोल सी फूली गालों वाली बेहद खूबसूरत बच्ची थी। बरकत ने अपनी गोद में लिया। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी भतीजी है, तुम उसके चाचा लगते हो। वो इस उम्र में नहीं था कि रिश्तों की समझ आती थी, मगर मेरी हर बात पर सर हिला देता। शौकत को जब पता चला कि उसके घर बेटी हुई है तो वो अस्पताल से मुझे लेने आया। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके हाथ में फ्रूट के शापर और बच्चे के लिए कुछ चीजें थी। उसने मुझसे पिछले तमाम रवैयों की माफी मांगी और कहा अब मैं कभी शराब पीकर घर नहीं आऊंगा, ना ही वो मुझ पर हाथ उठाएगा। मेरी बेटी हमना मेरे लिए खुशकिस्मत थी। उसके पैदा होते ही शौकत में एक अच्छा बदलाव आया था। बरकत भी अपने भाई को देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि वो मेरे साथ नरमी से बात करता था। उस दिन हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थी। शौकत कभी अपनी बेटी के साथ खेलता था और कभी मुझे खाने के बारे में पूछा। उसने मेरे सामने वादा किया वो कभी भी चौधरी के डेरे पर नहीं जाएगा। उसने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली। शौकत ने अब बरकत को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, इसीलिए गांव के सरकारी स्कूल की बजाय शहर के अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब मैं हमना के साथ मसरूफ रहती। बरकत स्कूल से आता तो उसके छोटे छोटे काम करती। शौकत अब सर शाम ही घर आ जाता। फिर वो हमना के साथ खेलता। मैं खाना बना लिया करती थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी।
कि उस दिन चौधरी का खास आदमी शौकत को बुलाने आया। शौकत मुझे दाल गोश्त की फरमाइश करके खुद उसके साथ चौधरी की बात सुनने गया। मैं खाना बनाकर काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आया। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। बच्चों को सुलाने के बाद परेशानी के आलम में बैठी रही। शौकत अब तो बदल गया था। अल्लाह ही खैर करे, अब क्या होने वाला है, चौधरी उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसी सोच में रात का 1 बज गया। मेरा इंतजार ना खत्म हुआ। मुझे अजीब सा वहम सता रहा था। ख्यालात ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था कि 2 बजे का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बेताबी से दरवाजा खोला, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शौकत ने लड़खड़ाते हुए अंदर कदम रखा। वो फिर से शराब पीकर आया था। मैंने उसको अपना वादा याद दिलाया। उसने कहा था कि कभी शराब नहीं पिएगा। उसने सुनी अनसुनी कर दी। वो सोने नहीं लगा था, मगर मैंने उसे जोर दिया कि अब तो उसकी बेटी है। वो अपनी बेटी की खातिर बदला था। उसे बेटी का कोई एहसास है या नहीं? उसने मुझे घूर कर देखा। शराब के नशे में अपनी पुरानी रविश पर आते हुए मुझे मारने लग गया। एक बार फिर मैं किस्मत के हाथों और शौकत के हाथों मार खा रही थी। मैं दोनों जानिब से बेबस थी। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी की वो स्याह रात शुरू हुई, जिसकी सुबह का इंतजार मुझे इस मोड़ पर ले आया, जिसका मैं कहानी के आगाज में आपको बताया था। उस दिन के बाद अगले आने वाले चंद दिनों में मुझ पर ऐसे इंकशाफात हुए कि मैं उनकी ताब ना लाते हुए कई दिनों तक बीमार रही। इस दौरान मेरी बेटी को भी बरकत अपने नन्हे मुन्ने हाथों से संभालता रहा और मेरी दिलजोई करता रहा। शौकत के बारे में जो बातें मुझे पता चली, उन्होंने मुझे हिलाकर रख दिया। शौकत ना सिर्फ शराब पीने की गंदी लत में मुब्तला था, बल्कि उसकी सबसे गलीज तरीन हकीकत जो मेरे सामने आई थी, उसने मुझे अपनी निगाहों से भी गिरा दिया। क्योंकि अब जब शौकत शराब पीकर आता था तो मुझे मारता नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा बातें करता था। उसकी मारपीट से तो मेरा जिस्म जख्मी होता था, मगर आज उसकी बातों से मेरी रूह चलनी होने लगी। काश ये सब सुनने की बजाय अपने कानों के पर्दे फाड़ देती, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं उसकी बीवी थी, और एक अच्छी बीवी होने के नाते मुझे ये फर्ज सारी जिंदगी निभाना था। शौकत जो कि चौधरियों के शिकंजे में था, या फिर चौधरी उसके शिकंजे में थे, ये कहना मुश्किल था। शौकत रिक्शा चलाता था और उसके रिक्शे में कॉलेज की लड़कियां भी शहर पढ़ने जाती थी। जब भी कोई अकेली मासूम लड़की उसके रिक्शे में बैठती तो वो बड़ी चालाकी से बहला फिसला कर चौधरी के डेरे में ले जाता। वहां पर चौधरी उस मासूम लड़की की असमत को तार तार करते। फिर ये लोग दलाल बनकर उस लड़की को बाजारे हुसन जैसी गलीज और गंदी जगह पर बेच आते। वो ये काम अरसा दराज से इस खामोशी और राजदारी से कर रहे थे कि दीवारों तक को पता नहीं था। अब जब हमारी जिंदगी में हमना आ गई तो शायद शौकत को एहसास होने लगा कि उसकी भी एक बेटी है। अब उसे इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, मगर क्या कहते हैं कि कंबल से हम जान छुड़ाना भी चाहें तो वो हमारे साथ ही लिपटेगा। बिल्कुल ऐसा ही शौकत के साथ हुआ था। चौधरियों के मुंह जो आदत लग चुकी थी वो कैसे जाती। अगर पहले शौकत अपनी रजामंदी से लड़कियां उन्हें सप्लाई कर रहा था तो अब शायद मजबूरी में ही सही, लेकिन वो इस काम को छोड़ नहीं सकता था। वो ये भी जानता था कि ये ऐश भी चौधरियों की दी हुई रकम के सर पर है, वरना रात भर शराब पीने के बाद सुबह रिक्शा चलाकर किस तरह की कमाई होती है। अब मुझे शौकत से घिन आती थी। जैसे जैसे हमना बड़ी हो रही थी वो बेहद प्यारी लगती। मैं उसे देखती तो डर जाती। मुझे लगता कहीं उसको अपने बाप के कर्मों की सजा न मिल जाए। मेरी ये सोच रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। बरकत भी बड़ा हो रहा था। उसकी कोई भी आदत अपने बड़े भाई पर नहीं गई थी। वो बेहद प्यारा और अपने काम से काम रखने वाला खामोश तबीयत लड़का था। उधर मैंने शौकत को इसके हाल पर छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि बरकत 14 जबकि मेरी हमना 12.5 साल की हो गई। बरकत का कद काफी लंबा था। वो अपनी माँ से उम्र में बड़ा लगता था। मुझे भाभी कहा करता था। हमना उसे चाचू की बजाय चाचा कहती थी, और वो हम दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखता था। मेरे लिए वो बिल्कुल हमना जैसा ही था। उसको मैंने अपनी औलाद बनाकर पाला था। अब मुझे शौकत की परवाह नहीं थी। उसकी वही शबो रोज थी। मैंने खुद को इन परेशानियों और फिक्रों से आजाद कर दिया था। इन्हीं दिनों हमारी जिंदगी फिर से एक तूफान की जद में आई कि सब कुछ मलियामेट हो गया। सब जिंदगियां ना सिर्फ बर्बाद हो गईं, बल्कि तबाह और बर्बाद हो गईं। उस दिन शौकत के रिक्शे पर एक बेहद खूबसूरत और तनहा लड़की बैठी, जिसका हुस्न देखकर शौकत की नीयत खराब हो गई। वो उसे कहने लगा कि इस तरफ से सड़क ठीक नहीं है। वो उसे दूसरी जानिब से उसकी जगह पर छोड़ आएगा। उसे लेकर चौधरियों के डेरे में जो के दरिया के किनारे वाक़या था ले गया। कहने लगा तुम यहाँ बैठो, मेरे रिक्शे में थोड़ा मसला है, वो ठीक कर लूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। वो सीधा हवेली पर आया और उसने लड़की के बारे में चौधरी को बताया। जब वहाँ डेरे पर यह शैतानी खेल खेला जा रहा था तभी मेरे दर पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर साथ वाले गांव चौधरी और उनके आदमी थे। उन्होंने मुझसे शौकत के बारे में पूछा। मैंने कहा कि रिक्शे पर गया है, लेकिन उनके अंदाज से ही मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। पूछने पर मालूम हुआ कि शौकत के रिक्शे पर साथ वाले गांव के चौधरी साहब की बेटी थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची। ये बात उन्हें गांव के गवाले ने बताई थी। चौधरी साहब की बेटी रिक्शे में बैठकर गई थी। अपने शोहर का ये कारनामा सुनकर मैंने दिल थाम लिया। मैं जानती थी कि वो लड़की कहाँ होगी और उसके साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वहाँ गली से एक शख्स गुजर रहा था।
हमारे घर के बाहर लोगों का मजमा देखकर रुक गया और पूछने लगा कि क्या हुआ है। चौधरी के बंदों से असल बात का पता चलने के बाद वो शख्स कहने लगा कि शौकत का रिक्शा उसने चौधरी के डेरे की तरफ दरिया के पास जाते हुए देखा है। उसके रिक्शे में एक लड़की बैठी हुई थी। ये सुनते ही चौधरी और उसके आदमियों ने डेरे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं दरवाजे के बाहर दरवाजे को थामे सोचने लगी कि अब क्या होने वाला है। बरकत स्कूल से आया, मुझे इस तरह परेशान देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ है। मैंने बताया तो मुझे तसल्ली देने लगा। यकदम मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। अमना भी भाग कर आई। बरकत ने मुझे उठाकर अपने कमरे में लिटा दिया। दूसरी जानिब यकदम पूरे गांव में शोर मच गया। जैसे ही खबर चौधरियों तक पहुंची, उन्होंने लड़की को वहीं छोड़कर भागने की जब साथ वाले गांव का चौधरी वहां पहुंचा, उसकी बेटी दरिया में डूब गई, लेकिन फौरन उसके बाकी आदमियों ने उसे बचा लिया। अब वो चौधरी और शौकत को ढूंढने लगे। चौधरी तो रूपोश हो गए। बदकिस्मती से शौकत उनके हाथ लग गया। उन्होंने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसका बेचा उड़ा दिया। शौकत वहां मौके पर ही हलाक हो गया और मैं बेवा हो गई। अब चौधरियों ने पंचायत बैठा ली, जिसमें 2 बड़े अहम फैसले होने थे। गांव का रिवाज ये था कि जो शख्स किसी की बेटी की इज्जत खराब करे, जवाब में उसकी बेटी की बलि चढ़ना, यानी वो दूसरे फरीक को दे दी जाती है। अब वो जैसे चाहे उसके साथ सलूक करे, चाहे तो उसे मार दे, चाहे तो सारी जिंदगी उसे नौकर और रखेल बनाकर रखे, या फिर उसे निकाह कर ले। अब ये उन पर मुनहिसर था। पंचायत में मेरी 12.5 साल बेटी को कुर्बान कर दिया गया। मुझसे छीनकर साथ वाले गांव के चौधरी को दे दिया गया। वो उसे लेकर जा रहा था और मैं बेबसी से देख रही थी। मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रही थी। मेरी मासूम बेटी रोती रही, चिल्लाती रही, कहती रही मेरा क्या कसूर है, बाप के किए की सदा मुझे क्यों दे रहे हो। मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी और सब लोग उसे लेकर चले गए। मैं उसे जाता देखकर सत्ते में आ गई थी कि अचानक मेरी जिंदगी का एक और फैसला हो गया। ऐसा फैसला जिसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वो भी हमारे गांव का रिवाज था। जिस औरत का शौहर फौत हो जाता है, उसकी शादी शौहर के छोटे भाई से कर दी जाती है। बरकत, जिसे मैंने हमेशा छोटा बेटा समझा था, मैं किस तरह से शादी कर सकती थी। मैंने बोलना चाहा, मगर वहां बैठे मर्दों ने मुझे खामोश करवा दिया। जबकि बरकत बहुत चीखा चिल्लाया, रोता रहा कि मेरी भाभी नहीं माँ है। मैं किस तरह अपनी माँ से शादी करूं? खुदा के लिए मुझे जान से मार दो, मगर इतनी बड़ी सजा मत दो। हम दोनों की फरियाद किसी ने ना सुनी और पंचायत ने हमें मियाँ बीवी बनाकर ही घर रवाना किया। शौकत तो चला गया, मगर उसके जाने के साथ हम सबकी जिंदगियां सूली पर लटक गई। मेरी जान से प्यारी बेटी हमना को बाप के किए की सजा मिली। वहीं मैंने अपने बेटे जैसे देवर को खो दिया। हमारे बीच रिश्ते बदलते हैं। एक ऐसी खलीज हायल हो गई कि किसी को बताना भी मुश्किल था। हम एक घर में रहते थे, मगर अजनबियों की तरह एक दूसरे से नजरें चुराए फिरते। दूसरी जानिब चौधरी हमना को अपने घर ले गया। वहाँ चौधरी की माँ ने उसे देखकर चौधरी को उसके पास जाने से मना कर दिया। शायद ये मेरी माँ की कोई नेकी थी जो मेरी बच्ची के सामने आ गई। चौधरी अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था। चौधरी की माँ ने हमना को अपने कमरे में रख लिया और फिर स्कूल दाखिल करवा दिया। वो स्कूल का सबक भी पढ़ती और उसकी माँ की खिदमत भी करती। इस तरह 3 साल बीत गए। हमना 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन चौधरी का बेटा इंग्लैंड से अचानक अपनी तालीम मुकम्मल करके आ गया। उसने घर वालों से हमना के बारे में पूछा। जब उसे हालात मालूम हुए तो उसने कहा कि वो इस लड़की से शादी करना चाहता है। चौधरी ने कहा, यह मुमकिन नहीं है। अगर तुम इससे वैसे ताल्लुक रखना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर तुम इसे बीवी नहीं बना सकते। यहाँ पर भी चौधरी की माँ सामने आ गई। उसने मुदाखलत करते हुए चौधरी के बेटे की शादी हमना से करवा दी। जिस दिन उसकी शादी हुई उसी दिन चौधरी की माँ इंतकाल कर गई। जाते हुए वो मेरी बेटी को महफूज हाथों में थमा गई थी। हमना के शौहर ने बहुत प्यार दिया, उसकी जिंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा किया। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी की किस्मत मेरे जैसी नहीं थी। फिर एक दिन हमना मेरे घर आई। वो हनीमून पर इंग्लैंड जा रहे थे। उसका शौहर मुझसे बहुत इज्जत से मिला। मुझसे कहने लगा अब वो हमेशा मिलते रहेंगे। हमना जाते जाते मुझे कह कर गई थी कि अम्मी आप भी बरकत चाचू को कबूल करके मियाँ बीवी की तरह रहना शुरू कर दें। मैं जानती थी ये मेरे लिए किस कदर मुश्किल था, मगर मेरी बेटी ने पहली बार कोई फरमाइश की थी कि वो मुकम्मल मोहब्बत करने वाली फैमिली चाहती है। उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने अपने दिल को आमादा कर लिया। अब मैंने बरकत के साथ जानबूझकर वक्त गुजारना शुरू किया। वो जिलाकर रह गया, मगर मेरी भी हिम्मत ना रही। शुरू में वो थोड़ा घबरा गया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मामूल पर आ गया। फिर एक दिन मैंने उसे दिल की हर बात बता दी। मेरे हालात सुनकर उसकी भी आंखें नम हो गईं, मगर वो मेरी आंखों में आने वाली आखिरी नमी थी। इसके बाद बरकत अली ने मुझे कभी उदास नहीं होने दिया। आज भी वो छोटी छोटी बातों से मुझे हंसाता है। मेरा यूं ख्याल रखता है जैसे कोई नया ब्याह जोड़ा होता है।